और भाग्य से पता चला कि वे और चॉकलेट प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नया ऑर्किड टाउन वापस जा रहे थे। आपको हमारे साथ नया ऑर्किड टाउन जाने वाले काफिले में शामिल होना चाहिए। कुछ और बिजनेसमैन भी हैं जो चॉकलेट बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, बिजनेसमैन ने कहा। नया ऑर्किड टाउन पहुंचने पर चैतन्य और टाइशन ने एक्साइटेड होकर देखा कि एग्जा और जैक एक दूसरे के खिलाफ एक पर एक युद्ध प्रैक्टिस कर रहे थे। रिबॉर्न के लोगों ने यूनासी के डेमी ह्यूमन बॉडीगार्ड को बेसबॉल सिखाने के बाद उन्होंने बदले में शारीरिक युद्ध कला के कुछ बुनियादी सबक देकर ये एहसान चुकाया। एग्जा मॉनरी परिवार की मशहूर बैटलमेट थी, जिसके पास जिंदगी मौत के ढेर सारे एक्सपीरियंस थे, तो उसके पास नए ड्रैगनबोर्न्स को सिखाने के लिए ढेर सारा नॉलेज था, जो अपनी पोटेंशियल के बावजूद अभी कच्चे थे। तुम्हारा सर्वेंट कितना पावरफुल है? चैतन्य ने यूनासी से पूछा, जो उसके बगल में बैठी थी और टाइशन को, जो सो रहा था, सहला रही थी। वो 7 स्टार फिजिकल कॉम्बैट यूजर है, जिसे क्रूगर ने व्यक्तिगत रूप से ट्रेंड किया था। हेवनली नाइट्स ऑनर्डर का एक योद्धा जो एक्स के रास्ते का मास्टर है। वैसे वो एक ऑर्किड भी है, यूनासी ने जवाब दिया। चैतन्य ने एग्जा को देखा और गौर किया कि उसके शरीर में माना कितनी स्मूथली तरीके से बह रहा था। जैसे जैसे वो हिलती थी, उसकी नसों में माना एक साथ बहता था, जिससे उसकी फिजिकली पावर बढ़ती थी और एनर्जी या पावर का जरा भी नुकसान नहीं होता था। दूसरी ओर जैक के पास ढेर सारा माना था, लेकिन उस पर उसकी हो। एग्जा ने जैक को चेतावनी देते हुए अपनी 2 धारी युद्ध कुल्हाड़ी हवा में उठाई। थोड़ा आराम से मेरे पर, जैक ने मजाक में कहा और लो पोजीशन में आ गया। लेकिन उसने अपना दायां हाथ अपनी तलवार की मूठ पर किसी अचानक हमले के लिए तैयार रखा। एग्जा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी कुल्हाड़ी को लहराया। एक पल में एग्जा का शरीर धुंधला हो गया और वो अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई। फिर जैक के सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी युद्ध कुल्हाड़ी उसके शरीर पर वार करने के लिए तैयार थी। जैक 1 सेकंड के लिए हैरान रह गया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और हवा में उसकी ब्लेड को कुल्हाड़ी से टकराया। दोनों हथियार आपस में भिड़े और टक्कर पर चिंगारियां उड़ी। अगर उसके पास 1000 बोल्ट्स कौशल नहीं होता, जो उसे बिजली की तरह तेज स्पीड में कम समय देता, तो वो एग्जा के खिलाफ बचाव भी नहीं कर पाता। राक्षसी युद्ध नौकरानी ने अपनी भौहें उठाईं, इस बात से प्रभावित कि जैक उसके एक हमले को संभाल पाया। उसने अपनी ताकत को इतना कम कर दिया था कि वो जैक से मुश्किल से ही ज्यादा मजबूत थी। फिर भी जैक ने आश्चर्यजनक गति दिखाई, जिसने उसके अटैक को बेअसर कर दिया। मैं इसे एक लेवल ऊपर ले जाऊंगी, एग्जा ने ड्रैगनबोर्न को चेतावनी दी। चैतन्य ने देखा कि उसके शरीर से आग की छोटी सी मात्रा फट रही थी, जिसने उसकी फिजिकल पावर को ड्रामेटिकली बढ़ा दिया। उसने अपनी कुल्हाड़ी पीछे खींची और इसे एक बड़े सर्कल गति में लहराया, जिसका लक्ष्य था जैक के निचले हिस्से को उसके ऊपरी हिस्से से अलग करना। जैक ने कुल्हाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी भारी थी कि उसे धीमा करना असंभव था। उसकी तलवार उसकी कमर की ओर झूलती रही, जिसके कारण उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन एक ही कदम में एग्जा ने उस दूरी को कवर कर लिया और भारी झटकों के साथ उसे पीटना जारी रखा, जिसने जैक की हर पोजीशन या रुख को तोड़ दिया। न तो बचाव कर पा रहा था, न ही हमला। जैक को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, कम से कम उसने कोशिश तो की। इधर चैतन्य लड़ाई की ओर झुका और एग्जा के शरीर में माना कि फ्लो को देखता रहा। चिंटू 3, ये देख रहे हो? चैतन्य ने पूछा। मैजिक फ्लो का एनालिसिस कर रहा हूं, नई जानकारी को मेमोरी बैंक में जोड़ रहा हूं, चिंटू 3 ने जवाब दिया। उसने फिजिकल कॉम्बैट युद्ध कला के जादू और रहस्यमयी युद्ध कला के जादू, जिनसे वो परिचित था, के बीच कई अंतर पाए। सबसे बड़ा अंतर था उनके माना कोर का। मिसाल के तौर पर उसका माना कोर और मिन ओंगिन जैसे किसी का माना कोर पेट के पास होता था। मैजिशियन इसे डैंटियन कहते थे, और चूंकि ये मिस्टिकल कॉम्बैट स्पेल्स के जादू करने के लिए माना का स्रोत था, माना कोर अपनी जगह में स्वतंत्र रूप से तैरते थे, शरीर के किसी भी अंग से पूरी तरह बचते हुए, क्योंकि माना
कोर माना से भरे होते थे और ओवरफ्लोइंग एनर्जी से लदे होते थे। इसे इंपॉर्टेंट अंगों के पास रखना खुले कैंपफायर के सामने उजागर करने जैसा था। मतलब वे जल जाते, वो भी तेजी से। माना कोर को बंदूक की कारतूस की तरह समझ सकते हैं, जिसमें माना असली गोलियां हैं। मिस्टिकल कॉम्बैट कला के यूजर जादू सिद्धांत के साथ जादू करते हैं, जो एक रियल गन की तरह काम करता है। ये बंदूक कारतूस तक पहुंचती है और एक गोली लेकर उसे शरीर से बाहर निकालती है। जब तक जादूगर अपनी बंदूक को शरीर से दूर रखता है, तब तक गोली की विस्फोटक शक्ति से वह किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता। लेकिन फिजिकल कॉम्बैट यूजर्स इसका ठीक उल्टा करते थे। वे एक तरह से बंदूक को अपने शरीर की ओर करके गोली खुद पर दागते थे। लेकिन किसी तरह फिजिकल कॉम्बैट यूजर्स खुद को इस तरह तैयार करते थे कि वे उस गोली से नष्ट होने की बजाय पावरफुल हो जाते थे। इसका तरीका था माना को अपने शरीर में समान रूप से फैलाना, न कि मैजिशियन की तरह जो माना को जितना घना हो सके केंद्रित करते थे, ताकि ऊर्जा फटे और बड़ा जादू बन सके। माना को फैलाने से उनकी बॉडी उसकी अस्थिर ऊर्जा को संभाल पाती थी और उसे जबरदस्त शारीरिक शक्ति में बदल देती थी। इस वजह से एग्जा का आंतरिक शरीर समय के साथ नाटकीय रूप से बदल गया था। उसकी नसें सीधे उसके माना कोर से जुड़ी थीं, जिससे माना उसी तरह समान रूप से वितरित होता था जैसे खून उसकी बॉडी में फैलता है। इसे एक व्यापारी से प्रत्यक्ष रूप से देखना वाकई एक अलग अनुभव था। फिजिकल कॉम्बैट कला माना फ्लो को आत्मसात करना पूरा हुआ। चैतन्य ने अपने शरीर में माना कोर के कंपन को महसूस किया। तत्व माना कण उसके शरीर में पहुंच रहे थे और उसकी नसों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे एग्जा ने अपने माना कोर को आत्मसात किया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में तत्व माना की शुद्ध अनकंट्रोल एनर्जी को महसूस किया। अगर कोई और बिना सही ट्रेनिंग या जरूरी एक्सरसाइज के ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश करता, तो उसका खून भाप में बदल जाता, क्योंकि तत्व माना की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर को भट्टी की तरह गर्म कर देती। लेकिन चैतन्य अलग था। उसके पास सर्वोच्च कौशल था, जो उसे सभी एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल देता था। ना 30, ना 40, ना 50, अब मिलेगा। इतनी जोरदार कोशिश करता तो उसका खून भाप में बदल जाता, क्योंकि एलिमेंट माना की शुद्ध ऊर्जा उसकी बॉडी को भट्टी की तरह गर्म कर देती। लेकिन चैतन्य अलग था। उसके पास सर्वोच्च कौशल था, जो उसे सभी एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल देता था। फिजिकल आर्ट यूजर बनने का ऐसा लापरवाह प्रैक्टिस ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक होता, क्योंकि चैतन्य के कोर में वो सारे एलिमेंट थे जो मिलकर एकता बनाते थे। एक ऐसा विस्फोटक संयोजन जो पूरे शहर को धूल में बदल सकता था। लेकिन चैतन्य के लिए उसकी नसों में बह रही एकता उसे बिल्ट एस्टेट के बाथ हाउस की याद दिला रही थी। वो ज्यादातर गर्म थी। वो इसे वैसे ही संभाल पाया जैसे उसने गॉड फोर्स से निकले आग के गोले को पार किया था। एकता ने उसकी बॉडी को अंदर से नष्ट करने की बजाय उसे अपार शक्ति और ऊर्जा से चार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे उसका पुनर्जनन हुआ और उसकी पूरी बॉडी मजबूत हो गई। दबाव की वजह से उसकी हड्डियां चटकीं और तुरंत ठीक हो गईं। नसों के उभार से उसकी मांसपेशियां फट गईं, लेकिन फटाफट फिर से जुड़ गईं। उसके टेंडन, लिगामेंट्स और कार्टिलेज घिस गए, लेकिन उनकी जगह कुछ और ठोस चीज ने ले ली। ये सब एकता माना से उसकी बॉडी को मिली उच्च ऊर्जा की वजह से संभव हुआ। इसने कोशिका प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, जिससे उसकी बॉडी सेकंडों में नए अंग बना पाई। नसें उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों से होकर गुजरी, आखिरकार एलिमेंट्स के केंद्र तक पहुंची। इससे मकड़ी के जाले जैसा प्रभाव पैदा हुआ, क्योंकि आपस में जुड़ी नसों ने उसके डैंटियन में 8 कोण वाला पैटर्न बनाया। उसकी बॉडी को उसके माना कोर से फिजिकल रूप से जोड़ने की वजह से एकता का प्रवाह आखिरकार धीरे धीरे कंट्रोल हो पाया। अस्थिर एकता माना ने अपना फ्रेंजी रोक दिया और आज्ञाकारी तरीके से उसके माना कोर में लौट गया। अब वो सिर्फ उसकी नसों में बहेगा और जरूरत पड़ने पर ही उसकी बॉडी को एनर्जी देगा। हाँ, चैतन्य ने अपनी आंखें खोली और अपनी बॉडी की जांच की।
उसने अपनी हथेलियां खोली और खुद को फिजिकली और मेंटली रूप से पहले से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस किया। मास्टर, आप ठीक हैं? कुछ देर से आपके चेहरे पर अजीब सा भाव था, टाइशन ने पूछा। टाइशन ने चैतन्य की खामोशी और उसके माथे पर जमा ठंडे पसीने को भी देखा। चैतन्य मुस्कुराया और टाइशन को थपथपाया। मैं ठीक हूं, टाइशन। यूनासी ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसमें कुछ अलग था, बस वो ठीक ठीक बता नहीं पा रही थी। क्या हुआ? यूनासी ने पूछा। मैंने सक्सेस हासिल कर ली। चैतन्य ने अपनी बॉडी में अनप्रिडेटेड बदलाव महसूस किया, जिसने उसे एक ट्रेंड योद्धा की तरह और मजबूत व लचीला बना दिया। सच तो यह है कि चैतन्य पिछले कुछ सालों से अपनी फिजिकल हेल्थ को नजरअंदाज कर रहा था। आखिर अपनी पूरी एकता रक्षा और जादू की ताकत के साथ उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती थी। लेकिन सिर्फ ये देखकर कि एक असली फिजिकल आर्ट मास्टर अपनी बॉडी में माना कैसे इस्तेमाल करता है, चैतन्य ने उनकी तकनीक को आत्मसात कर लिया और उसे अपना बना लिया। चैतन्य ने अपने कोर की जांच की और पाया कि वो आकार में काफी बढ़ गया था। लगता था कि एकता माना का संयोजन उसे आखिरकार 5 सितारा जादूगर बना चुका था। जब चैतन्य अपनी खेती के स्तर को पार करने के उत्साह का अनुभव कर रहा था, दोनों अभ्यास साथियों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जैक अपनी सारी ट्रेंड्स का इस्तेमाल कर रहा था, बस एग्जा के भारी भरकम हमलों से बचने के लिए। इधर एग्जा जैक के मूव्स पर नजर रखे हुए थी, हर बार हैरान कि वो उसकी अपेक्षाओं को कैसे पार कर रहा था। लड़ाई की शुरुआत में उसने सिर्फ अपनी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल किया था, अपनी कुल्हाड़ी को जैक की ओर सिर्फ इतनी ताकत के साथ लाकर कि उसके हाथ उसकी स्विंग के वजन से कांप जाए। उसने अपनी गति को भी सिर्फ इतना समायोजित किया था कि वो जैक की एक्टिव गति से मुश्किल से ऊपर हो। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, उसे एहसास हुआ कि जैक उसकी कुल्हाड़ी के खिलाफ मुकाबला कर रहा था, हर टक्कर के साथ और ज्यादा बराबरी की ताकत दिखा रहा था। उसकी कमजोरियां जैसे अंधे स्थान और पैरों की स्थिति लड़ाई के बीच में धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसे एक गलती से सबक सीखने में सिर्फ एक बार लगता था और अगली बार वो अपनी स्थिति बदलकर अपनी हर कमजोरी को कवर कर लेता था। लेकिन यह सब नहीं था। एग्जा को जो सबसे प्रभावशाली लगा वो था उसका माना प्रवाह। वो जैक की बॉडी से माना निकलते और उसकी तलवार में रिश्ते महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। किसी तरह वो सिर्फ अंतर्जनन और अभ्यास से सही माना प्रवाह स्वाभाविक रूप से सीख रहा था। वो व्यावहारिक रूप से उसकी बॉडी को अपने कोर से माना से भरते देख सकती थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी को शारीरिक कलाओं के लिए उपयुक्त में बदलते हुए। इस बिंदु पर उसे आश्चर्य नहीं होता अगर जैक को अपनी नसों को अपने माना कोर से पूरी तरह जोड़ने में सिर्फ 1 महीना लगे। कभी कभी स्वर्ग वाकई नाइंसाफी करते थे। एग्जा को नसों का कनेक्शन हासिल करने में पूरे साल का शुद्ध प्रशिक्षण और फिजिकल कष्ट लगा था, और अगर उसका मास्टर चैतन्य न होता तो उसे और भी ज्यादा समय लगता। अभी के लिए जैक सिर्फ माना प्रवाह का एक कच्चा संस्करण इस्तेमाल कर रहा था। वो बिना किसी सोच विचार के अपनी बॉडी में माना डाल रहा था, जिससे वो कम कुशल और कम शक्तिशाली था। लेकिन थोड़ी और मदद के साथ वो जैक को एक पूरी तरह अलग जानवर बनते देख सकती थी, जिससे उसे भी सावधान रहना पड़ता। एग्जा की बॉडी के चारों ओर हल्की पारदर्शी आग भड़की जब उसने अपनी एक स्किल का इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्थिति को एक हाथ वाली कुल्हाड़ी में बदला और जैक की ओर झूल गई। जैक को शायद इसका अंदाजा था। उसने अपनी तलवार को पीछे खिसकाकर उसका रास्ता मोड़ दिया। जैक ने सोचा कि ये उसका मौका होगा आखिरकार जवाबी हमला करने का। जैसे ही कुल्हाड़ी उसकी छाती से चूक गई, उसने अपनी तलवार की गति का इस्तेमाल करके एग्जा के कुल्हाड़ी वाले हाथ के ठीक नीचे उसके कमजोर स्थान पर प्रहार किया। लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि एग्जा पहले से ही उसके सामने थी, उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद और जैक के पेट पर सीधा प्रहार करने को तैयार। खत्म हुआ, एग्जा ने कहा, जैसे ही उसने आग की ताकत से भरा मुक्का मारा जिसने जैक को हवा में उड़ा दिया और एक पेड़ से टकरा दिया। जैक हैरान रह गया जब उसने देखा
कि एग्जा पहले से ही उसके सामने थी, उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बंद और जैक के पेट पर सीधा प्रहार करने को तैयार। खत्म हुआ, एग्जा ने कहा, जैसे ही उसने आग की ताकत से भरा पंच मारा जिसने जैक को हवा में उड़ा दिया और एक पेड़ से टकरा दिया। जैक की प्रतिभा का आकलन करने के बाद एग्जा ने एक एक करके बाकी ड्रैगनबोर्न भाई बहनों के खिलाफ लड़ाई की। हर एक में बुनियादी ज्ञान और नींव की साफ कमी थी, जो एक सामान्य शारीरिक कला उपयोगकर्ता अपने बचपन में सीख लेता है। उनके पास मजबूत शारीरिक आंकड़ों की नींव थी, जो उन्हें ड्रैगनबोर्न वंश से स्वाभाविक रूप से मिली थी। लेकिन जिस तरह वे अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते थे, वह कुछ हद तक कमजोर था। एग्जा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जयन को पैर से झटका देकर जमीन पर गिरा दिया। आउच! जयन दर्द से कराह उठा। जब एग्जा जयन को मारने लगी तो जयन ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मैं हार गया। लग रहा था कि सबसे छोटा ड्रैगनबोर्न अभी भी निराश था कि वह 7 सितारा शारीरिक कला मास्टर को नहीं हरा सका। टेंशन मत ले भाई, मैं भी हार गया था, उमस ने अपने छोटे भाई को सांत्वना देते हुए धीरे से कहा। इस बीच शना ने एग्जा को सलाम किया और सबक के लिए धन्यवाद दिया। यह पहली बार था जब ड्रैगनबोर्न्स ने एग्जा जैसे अनुभवी फाइटर के साथ अभ्यास किया था, और इससे उन्हें वो कीमती सबक मिले जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। हमें हमारी गलतियां सिखाने के लिए धन्यवाद। हम इन पर ध्यान देंगे और अगली बार बेहतर करेंगे, शना ने कहा। मेरे लिए खुशी की बात है, एग्जा ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे करते हुए कहा। तुम्हारे साथ लड़कर मेरी आंखें खुल गईं। एग्जा ने शना और बाकी ड्रैगनबोर्न्स को पूरी तरह नए नजरिए से देखा। इस अभ्यास सत्र से पहले वे नौसिखिए थे, जो मुश्किल से अपने हथियार संभालना जानते थे। लेकिन एग्जा के साथ कुछ मिनट की लड़ाई के बाद वे बिना सिखाए ही बहुत कुछ सुधार गए। ये सब उन्होंने खुद सीखा। उनकी प्रतिभाएं बहुत डरावनी थीं। अगर एग्जा का मास्टर इन ड्रैगनबोर्न्स को देखता तो तुरंत उन्हें अपने अधीन ले लेता। सब में एक अनोखी खूबी थी जो सामान्य प्रतिभा स्तर से भी ऊपर थी। जैक की गति और प्रतिक्रिया समय इतना तेज था कि एग्जा को लगा कि वह उससे भी बेहतर हो सकता है। वह तो यूनासी को भी टक्कर दे सकता था। एग्जा को शना से निपटने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। उसका युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री दृष्टिकोण एग्जा की धीमी और भारी कुल्हाड़ी शैली की स्वाभाविक कमजोरी था। जब भी वह शना की ओर बढ़ती, शना उस दिशा में तीर चला देती और एग्जा को उसे वहीं रोकना पड़ता। लेकिन जब तक एग्जा तीरों को हटाती, शना कई सारे मूव्स एक साथ कर देती थी। उमस के बारे में एग्जा को पहले लगा कि वह समूह में सबसे कमजोर है। हालांकि वह भाला इस्तेमाल करती थी, उसकी गति और चाल इतनी धीमी थी कि वह भाले की हल्की और तेज प्रकृति का फायदा नहीं उठा पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, एग्जा हैरान थी कि उमस हर वार के साथ गति और ताकत बढ़ा रही थी। लड़ाई में ऊर्जा खोने की बजाय वह और शक्तिशाली हो रही थी। लड़ाई के अंत में एग्जा को सचमुच लगा कि वह थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन बेशक उसने अपनी स्किल और अनुभव से उमस को चकमा दिया, उसका संतुलन तोड़ा और गति रोक दी। इन 3 ड्रैगनबोर्न्स ने जबरदस्त संभावनाएं दिखाईं, जिसने एग्जा को पहले ही प्रभावित कर दिया था। लेकिन जब वह जयन से लड़ने गई तो उसे पता चला कि वह उन सब में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली था। सबसे छोटा ड्रैगनबोर्न पूरी तरह अलग तरह का था। उसके प्रहार और मुक्के तेज और भारी थे और उसका फुटवर्क उसे अपनी मर्जी से दूरी में नाचने देता था। उसकी सिर्फ एक कमजोरी थी, उसका लापरवाह और आवेगी स्वभाव, जिससे वह पूरी लड़ाई में छुटकारा नहीं पा सका। तुम लोग अभी किस रियल्म में हो? एग्जा ने पूछा। शना ने अपने अंदर झांका और जवाब दिया, हम सब 2 स्टार लेवल पर हैं, मिस एग्जा। एग्जा हंसी और सिर हिलाया। वे सिर्फ 2 स्टार रियल्म में थे, लेकिन 3 स्टार रियल्म की ताकत दिखा रहे थे। इतनी जबरदस्त प्रतिभा का अनुभव करना वाकई अविश्वसनीय था। और वे तो मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। एग्जा ने देखा था कि रीबॉर्नियंस मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स से अपनी जादुई शक्ति बढ़ाते हैं। अगर ये ड्रैगनबोर्न्स इन्हें इस्तेमाल करते तो एग्जा के हिसाब से वे 2 स्टार रियल्म में रहते हुए भी 4 स्टार लेवल योद्धाओं की ताकत दिखा सकते थे।
वह दुनिया की इस नाइंसाफी पर सिर्फ आह भर सकती थी। रीबॉर्नियंस वाकई एक अलग नस्ल थे। तुम्हारी शारीरिक प्रतिभाएं अच्छी हैं, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ इतना ही ले जा सकती है। अगर तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो तो मैं सुझाव दूंगी कि तुम इन शारीरिक कला मंत्रों का अभ्यास करो। एग्जा पहले जैक के पास गई, उसे व्यक्तिगत रूप से दिखाते हुए कि 2 स्टार मंत्र जैसे थंडरस स्लैश और कैसे डाले जाए। ये मंत्र जितनी तेजी से किए जाते, उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती थी, जिससे जैक की स्वाभाविक तेजी को एक शक्तिशाली हथियार में बदला जा सकता था। श्राउडेड, क्रिटिकल स्ट्राइक, मिस्टी स्टेप और शना के लिए सही मंत्र थे। ये उसके तीरों की भेदने की शक्ति बढ़ाते थे और उसे अपने दुश्मनों से आसानी से छिपने में मदद करते थे। उमस के लिए ऐसे मंत्र जो उसके धीमे शुरुआती बिंदु को कवर करे, उसकी लड़ने की क्षमताओं को बढ़ा सकते थे। व्हर्लविंड स्वीप, टर्टल डिफेंस थ्रस्ट और उसे अपने हमलावरों को धक्का देने, बचाव करने और टालने की क्षमता देते थे, जब तक वह अपनी गति नहीं बना लेती। और आखिर में जयन के लिए एग्जा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या दे। उसका स्वाभाविक कौशल पहले से ही इतना विनाशकारी हमला था कि उसे किसी सामान्य शारीरिक कला मंत्र की जरूरत नहीं थी। वह बस उसे बुनियादी लड़ाई, तकनीकें, चालें और रणनीतियां सिखाकर मदद कर सकती थी। ड्रैगन बोन्स को इन मंत्रों के जादुई सिद्धांतों को सीखने में सिर्फ कुछ घंटे लगे। एग्जा की निरंतर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मॉनरी एस्कॉर्ट्स के साथ अपने कौशल का अभ्यास शुरू किया, जो सभी लड़ाई में बहुत कुशल थे। इस बीच चैतन्य पूरे दिन शारीरिक कलाओं को देखने के बाद जो कुछ सीखा, उसे समेटने के लिए अपने घर लौटा। अगले अपडेट तक प्रोग्रेस 9%। अपनी सफलता से मिली अंतर्दृष्टि ने उसे शारीरिक कलाओं की गहरी समझ दी, जिससे उसे अपने मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स के डिजाइनों को बेहतर करने का एक ठोस विचार मिला। उसने दमिश्क स्टील में माना उसी तरह डाला जैसे वो अपने कोर में माना स्टोर, ताकि मंत्र छोड़ने में ज्यादा प्रभावी हो। इसलिए जब कोई फायर मैजिशियन शुद्ध फायर माना के साथ मिथ्रिल आर्टिफैक्ट स्टाफ यूज करता, तो उसे अपने फायर मंत्रों की ताकत में लगभग 30% की बढ़ोतरी मिलती। लेकिन इसका नुकसान ये था कि वो कोई दूसरा मिथ्रिल आर्टिफैक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वरना ये पहले आर्टिफैक्ट के प्रभावों में दखल देता। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैजिशियन एक ही समय पर फायर मिथ्रिल स्टाफ और वाटर मिथ्रिल स्टाफ इस्तेमाल करता ताकि अपने भाप से जुड़े मंत्रों की ताकत बढ़ा सके, तो दोनों मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स एक दूसरे को रद्द कर देते। सामान्य लोगों के लिए यह ठीक था। आखिर ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक तत्व की महारत होती है, लेकिन रीबॉर्नियंस, जिनमें सारी तत्वीय माना महारत की जन्मजात प्रतिभा जाग चुकी थी, उन्हें अपने मिथ्रिल आर्टिफैक्ट के लिए सिर्फ एक माना तक सीमित रहना पड़ता था। ये बहुत सीमित करने वाला था। चैतन्य ने सोचा कि इस समस्या को हल करने के लिए उसे गॉड 4 के और टुकड़े ढूंढने होंगे, लेकिन जैसा कि हुआ, उसे बस शारीरिक कलाओं के बारे में गहराई से सीखने की जरूरत थी। एग्जा को मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए शारीरिक कलाओं का इस्तेमाल करते देखकर जो उसने सीखा, उसे लागू करके वो मिथ्रिल की संभावित सीमाओं को बदल सकता था। मिथ्रिल में शारीरिक कला यूजर्स के माना प्रवाह की नकल करने से बनने वाला आर्टिफैक्ट कम ताकतवर और कम गाढ़ा हो जाता, जिससे अलग अलग तत्वीय माना एक दूसरे को रद्द किए बिना मिल पाते। इसे आसान करने के लिए पहले से गाढ़े मिथ्रिल आर्टिफैक्ट को धातु का ठोस ब्लॉक मान लो। अगर फायर तत्व का ठोस ब्लॉक वाटर तत्व के ठोस ब्लॉक से टकराने की कोशिश करे, तो वे आपस में भिड़ जाएंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोक देंगे। लेकिन अगर वो इन तत्वों को कम गाढ़ा कर दे और उन्हें गैसीय रूप में बदल दे, तो वे एक ही जगह में एक साथ रह सकते हैं। चिंटू 3, क्या मेरी थ्योरी सही है? चैतन्य ने पूछा। आपकी थ्योरी में व्यवहारिकता है, लेकिन इसके पूरे प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप इसे खुद टेस्ट करें, चिंटू 3 ने जवाब दिया। चैतन्य ने और इंतजार नहीं किया और अपनी छाया में गोता लगा दिया। 1 सेकंड में नेशन ऑफ रीबॉर्न पहुंच गया। वो डोमेन किंग थॉमस के पीछे उतरा, जिसके हैरान होने की वजह से हथौड़े का वार चूक गया। बिना बताए आने के लिए माफी,
चैतन्य ने किंग थॉमस से कहा। नहीं नहीं बॉस चैतन्य, आपको यहां देखकर खुशी हुई, किंग थॉमस ने खुश होकर कहा। किंग थॉमस ने अपना मिथ्रिल हथौड़ा नीचे रखा और अपने हाथों की गंदगी साफ की। चैतन्य ने आसपास देखा। कई भट्टियों से आग और पिघला हुआ धातु निकल रहा था, जबकि बाकी डोमिनर्स अपने प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे थे। वे चमकती धातु को लय में हथौड़ा मार रहे थे और चैतन्य की मौजूदगी देखकर रुककर उसे अभिवादन कर रहे थे। यह था रिबॉर्न फोर्ट, जहां नेशन के लिए हर धातु उत्पाद बनता था। खास तौर पर यह वो जगह थी जहां किंग थॉमस जैसे प्राचीन डोमिनर्स मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ताकि रिबॉर्नियंस की बढ़ती आबादी को सप्लाई दी जा सके। उत्पादन की गति बहुत तेज नहीं थी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही डोमिनर्स प्राचीन डोमिनर्स में विकसित हो पाए थे। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं बॉस? किंग थॉमस ने पूछा। मुझे मिथ्रिल बनाने के लिए कुछ दमिश्क स्टील सैंपल चाहिए। मुझे लगता है मैं किसी नई खोज के कगार पर हूं, चैतन्य ने अपनी मांग बताई। किंग थॉमस की आंखें चमक उठीं और वो तेजी से अपने पास रखे चेस्ट की ओर भागा, जो बिना प्रोसेस किए मिथ्रिल अयस्कों से भरा हुआ था। कोई खास आकार चाहिए? किंग थॉमस ने अंदर से आवाज लगाते हुए पूछा। मेरे और ड्रैगनबोर्न्स के लिए पूरा कवच सेट बनाओ, चैतन्य ने अनुरोध किया। किंग थॉमस को पहले से ही उनके नाप पता थे और वो तुरंत काम पर लग गया। क्योंकि चैतन्य अपनी नई थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बहुत उत्साहित था, वो चुपचाप नहीं बैठ सका। चैतन्य ने अंदर जाकर एक खाली वर्क स्टेशन ढूंढा और किंग थॉमस की मदद करने लगा दमिश्क स्टील का कवच बनाने में, जिसे वो मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स में बदलने वाले थे। इस बीच जंगल के बाहरी इलाके में एक ऑर्केनाइन ऑर्किड ककाओ बीजों की पूरी बोरी खींचते हुए नए ऑर्किड टाउन की ओर जा रहा था। उसे चीफ ने खास तौर पर रिबॉर्नियंस को उनके पवित्र ककाओ फल देने की जिम्मेदारी दी थी। जैसे ही वो नए ऑर्किड टाउन के करीब पहुंचा, उसके भेड़िए जैसे कान अचानक सतर्क हो गए, क्योंकि उसने जंगल में एक धातु की डिंग की आवाज सुनी। ये आवाज उस शांत माहौल में पहले से ही अजीब थी, लेकिन इसके बाद तेज चीखने की आवाजें आईं। ये आवाजें नए ऑर्किड टाउन की नई जमीन से आ रही थीं। क्या ये लोग भी हमारे जैसे कुछ पूजा कर रहे हैं? ऑर्केनाइन ऑर्किड ने सोचा। उसे लगता था कि सिर्फ वे ही लोग हैं जो गॉडेस की प्रार्थना में चिल्लाते और अपनी छाती थपथपाते हैं। लेकिन लगता था वो अकेले नहीं थे। रिबॉर्नियंस की पवित्र जमीनों के बारे में उत्सुक होकर ऑर्किड ने थोड़ा चक्कर लगाया और दूर से आ रही उत्साह भरी आवाजों का पीछा किया। जल्द ही उसने एक धातु की बाड़ देखी, जो जंगल और क्षितिज पर एक बड़े खुले मैदान को अलग कर रही थी। ऑर्किड ने बाड़ के छेदों से झांका और देखा कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस मैदान में अजीब स्थिति में खड़े थे। आकाश की ओर देख रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उनके पीछे एक बड़ी भीड़ थी, जो सारी उत्साह भरी आवाजों का स्रोत थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने ड्रैगन जैसे तराजू और पूंछ वाले डेमी ह्यूमन को देखा। उसने उसे यंग रिबॉर्न चीफ के सहायकों में से एक के रूप में पहचाना। उसने एक पैर उठाया और गिरने की गति का इस्तेमाल करके सामने खड़े डेमी ह्यूमन की ओर एक छोटी गेंद फेंक दी। ऑर्केनाइन ऑर्किड के कान उस गेंद की आवाज सुनते ही बिल्कुल एक डॉग की तरह सतर्क होकर खड़े हो गए। वो उस गेंद का पीछा करने के अलावा कुछ और नहीं चाहता था। उसने एक पैर उठाया और गिरने की गति का इस्तेमाल करके सामने खड़े डेमी ह्यूमन की ओर एक छोटी गेंद फेंक दी। ऑर्केनाइन ऑर्किड के कान उस गेंद की आवाज सुनते ही सतर्क होकर खड़े हो गए, बिल्कुल एक उत्सुक कुत्ते की तरह। वो उस गेंद का पीछा करने के अलावा कुछ और नहीं चाहता था। चाहे ऑर्केनाइन ऑर्किड को गेंद के पीछे दौड़ने की कितनी भी तीव्र इच्छा क्यों न हो, वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके चीफ ने सख्ती से आदेश दिया था कि ह्यूमंस की चीजों में कभी दखल न दिया जाए। आखिर उन्हें रिबॉर्नियंस का पक्ष जीतना था, न कि उनकी नाराजगी। इसलिए ऑर्केनाइन ऑर्किड ने खुद को रोका और सिर्फ रिबॉर्नियंस के इस अजीब रिवाज को देखने की इजाजत दी। ड्रैगनबोर्न ने फिर से गेंद को सामने वाले की ओर फेंका और जैसा पहले हुआ था, डेमी ह्यूमन का स्विंग बस बाल बराबर से चूक गया और गेंद साफ तौर पर दस्ताने में जा गिरी।
आह! ऑर्के-9 ऑर्किड कराह उठा। उसे लगा कि अगर वो उन खिलाड़ियों की जगह बल्ला पकड़ता तो वो कहीं बेहतर करता, लेकिन उसे अपनी ख्वाहिशों को किनारे करना पड़ा और बस इसे होते हुए देखना पड़ा। निरीक्षण के आधार पर ऑर्किड ने सही अनुमान लगाया कि ये दो टीमों के बीच किसी तरह का मुकाबला था। ऐसा लग रहा था कि जो भी अपने बल्ले से गेंद को हिट करेगा वो दोनों टीमों की प्रतिद्वंद्विता में जीत जाएगा। जब उसने ध्यान से सुना तो उसने भीड़ को डेमी ह्यूमंस की ओर हौसला बढ़ाते और चीयर करते सुना। कम ऑन, तुम होम रन मार सकते हो, जैक ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। ऑर्किड बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। तुम कर सकते हो, जाओ जाओ जाओ। सिर्फ संदर्भ से ही ऑर्के-9 ने समझ लिया कि होम रन का मतलब है गेंद को विपक्षी टीम से इतनी दूर मारना कि वो उसे पकड़ ही न सके। ये उनका अर्थ गॉडेस की पूजा करने का तरीका होगा, ऑर्के-9 ने कहा। आखिर जब गेंद धातु के बल्ले से टकराती थी तभी भीड़ चीयर करती और चिल्लाती थी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी जनजाति गॉडेस को धन्यवाद देने के लिए अपने पवित्र मैदानों पर चिल्लाती थी। इस समझ को पाने के बाद ऑर्के-9 ऑर्किड रीबॉर्नियंस के इस छोटे से मुकाबले में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। उसे न सिर्फ ये पसंद आया कि वो गॉडेस की पूजा कर रहे थे, बल्कि दोनों टीमों की प्रतिद्वंद्विता भी उसे भा गई। ये उसे वही एहसास दे रहा था जो तब होता था जब वो अपनी प्रतिद्वंद्वी जनजाति ऑर्क्यूपाइन ट्राइब से भिड़ता था। वो घंटों खेल देखता रहा, खेल के नियम और तरीके को समझने की कोशिश करता रहा। वो पूरी तरह भूल गया कि उसे ककाओ बीन्स की बोरी नई ऑर्किड टाउन डिलीवर करनी थी। कई खेलों के दौरान ऑर्के-9 ऑर्किड को कमजोर टीम मॉनरी एस्कॉट्स के लिए चीयर करते पाया गया, जो ड्रैगनबोर्न्स की अगुवाई वाली टीम से कमजोर थी। जैक खुद को उनमें देखता था और चाहता था कि वो उसी तरह सफल हों जैसे वो अपनी जनजाति को सफल देखना चाहता था। जब भी मॉनरी एस्कॉट्स बल्लेबाजी के लिए आते, वो इतने तनाव में धातु की बाड़ को पकड़ता कि अनजाने में अपनी मुट्ठियों से उसे मोड़ देता, और जब वो गेंद हिट करने या पॉइंट स्कोर करने में नाकाम हो जाते, वो कराहता और निराशा जाहिर करता। जब खेल खत्म हुआ तो उसे और देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी। थोड़ी देर और चुपके से सुनने के बाद उसे ये जानकर खुशी हुई कि ये खेल नए ऑर्किड टाउन में नियमित आयोजन था। ऑर्के-9 ऑर्किड ने फैसला किया कि वो हमेशा ककाओ बीन्स की बोरी डिलीवर करने के लिए स्वेच्छा से जाएगा, ताकि वो उनके खेल की झलक देख सके। उसने सफलतापूर्वक बोरी को नए ऑर्किड टाउन के गेट्स पर छोड़ा और अपने गांव लौट गया। एक दिन बीता और ऑर्किड को बेसबॉल खेल देखने की तीव्र इच्छा कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे खुद को हल्का थप्पड़ मारना पड़ा ताकि ये एहसास चला जाए। आखिरकार अगले दिन चीफ ने उसे फिर से ककाओ बीन्स डिलीवर करने की जिम्मेदारी दी। तू इतना उत्साहित क्यों दिख रहा है? चीफ ने पूछा। ओह, मैं बस रीबॉर्न कंपनी का पक्ष जीतना चाहता हूं, उसने घबराते हुए जवाब दिया, पैर टैप करते हुए। अच्छा, हमें ऑर्क्यूपाइन ट्राइब को कभी भी उनका पक्ष जीतने नहीं देना चाहिए। वो तब तक हमारे प्रतिद्वंद्वी रहेंगे जब तक हम उन्हें इस जंगल से बाहर नहीं कर देते। ऑर्किड ने चीफ के लिए अपनी छाती थपथपाई और ककाओ बीन्स डिलीवर करने निकल गया। लेकिन जंगल पहुंचने के बाद उसने थोड़ा चक्कर लगाया और फिर से बेसबॉल बाड़ के पीछे पहुंच गया। खेल शुरू होने से ठीक पहले पहुंचने की वजह से उसकी खुशी और उत्साह साफ दिख रहा था। ये फिर से रीबॉर्नियंस बनाम मॉनरीज था, लेकिन इस बार उसकी पसंदीदा टीम में एक नया चेहरा था। उनके बीच में एक युवा लड़की थी जो अपने धातु के बल्ले को संदिग्ध रूप से अच्छे मूवमेंट्स के साथ संभाल रही थी। उसने हवा में कुछ हल्के स्विंग्स किए जो इतने तेज थे कि मैदान में चाबुक जैसी आवाज गूंज उठी। ऑर्किड को पता था कि उसमें कुछ अलग था और वो उनकी जीत की संभावनाओं को लेकर सचेत रूप से आशावादी था। पिछले खेल में तो वो एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए थे। आखिरकार खेल शुरू हुआ। मॉनरीज बल्लेबाजी के लिए आए। बदकिस्मती से उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी फिर से वही मादा ड्रैगनबोर्न थी जिसके सफेद तराजू थे। वो वही थी जिसने पिछले खेल में एक भी स्ट्राइक नहीं छूकी थी। सचमुच एक डरावना प्रतिद्वंद्वी। और जैसा पहले हुआ था,
पहले 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, जिससे मॉनरीज को पारी खत्म होने से पहले सिर्फ एक आखिरी मौका बचा। ऑर्किड को लगा कि वो फिर से हार जाएंगे, लेकिन इस बार नई लड़की बल्लेबाजी के लिए आई। उसने अपनी स्थिति ली और गेंद का इंतजार किया। पहली पिच में ही उसने एक बड़ा स्विंग लिया। एक जबरदस्त डिंग मैदान में गूंजा और गेंद हवा में उड़ गई। होम रन। भीड़ ने युवा लड़की की ताकत और कौशल की तारीफ में हौसला बढ़ाया। ऑर्केनाइन ऑर्किड ने धातु की बाड़ को कस कर पकड़ लिया और अपनी उत्साह में उसे मोड़ दिया। यह देखना बेहद रोमांचक था। वो खुद को रोक नहीं सका और आखिरकार भीड़ के साथ जीत का उत्साह मनाने लगा। हाँ, शाबाश। ऑर्केनाइन ऑर्किड अचानक चौंक गया, क्योंकि उसने अपने पास ही एक और उत्साह भरी आवाज सुनी। वो तेजी से पलटा और उस आखिरी शख्स को देखा जिसे वो देखना चाहता था, एक ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड। उसने ऑर्केनाइन की मौजूदगी देखते ही अपनी उत्सव की खुशी रोक दी। दोनों ऑर्किड एक दूसरे को घूर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। एक ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड, उसने ऑर्केनाइन की मौजूदगी देखते ही अपनी उत्सव की खुशी रोक दी। दोनों ऑर्किड एक दूसरे को घूर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को सामने देखते ही ऑर्केनाइन ऑर्किड का रवैया पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड को ऐसे घूरने लगा जैसे वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप हो। और ऐसा लग रहा था कि ये भावना आपसी थी। जैसे ही ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने ऑर्केनाइन के बालों वाले शरीर को देखा, वो भी गुस्से से भड़क उठा। सालों से दोनों जनजातियों के बीच चल रही दुश्मनी ने आखिरकार अपना उग्र रूप दिखा दिया। भले ही दोनों ने वादा किया था कि वो एक दूसरे के साथ सभ्य व्यवहार करेंगे, लेकिन उनकी नफरत इतनी आसानी से छिप नहीं सकती थी। सच तो यह था कि दोनों जनजातियां बस एक मौके का इंतजार कर रही थीं, ताकि फिर से युद्ध छेड़ सकें और आखिरकार साबित कर सकें कि अर्थ गॉडेस का बेहतर अनुयायी कौन है। कायर कमीने, ऑर्केनाइन चिल्लाया। बेकार मूर्ख, ऑर्क्यूपाइन ने जवाब में चीखा। दोनों आमने सामने थे, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी चीख पुकार वाली लड़ाइयों में होते थे। भले ही उनके चीफों ने साफ मना किया था कि दुश्मन से भिड़ना नहीं है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए। अगर ऑर्केनाइन ऑर्किड थोड़ा और चतुर होता तो उसे पहले ही अंदाजा हो जाता कि सामने वाला ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड भी चुपके से बेसबॉल गेम का मजा ले रहा था। लेकिन उसका दिमाग अपने चीफ और भाइयों की कायर ऑर्क्यूपाइंस वाली चीखों से इतना भरा था कि वो ऐसे विचारों के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। सच तो यह था कि ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने भी रीबॉर्नियंस को बेसबॉल खेलते देखा था और बाकियों की तरह उसे भी ये गेम बहुत शानदार लगा। वो भी मॉनरी एस्कॉर्ट्स को सपोर्ट करता था और उस युवा लड़की को होम रन मारते देखकर बहुत उत्साहित था। वो चिल्लाना और उत्सव मनाना चाहता था, लेकिन ऑर्केनाइन ऑर्किड के अचानक सामने आने से उसका जश्न अधूरा रह गया। दोनों को थोड़ा शर्मिंदगी और झेप महसूस हो रही थी कि वो गेम देखते पकड़े गए। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनका प्रतिद्वंद्वी उन्हें इतने बेफिक्र तरीके से घूर रहा है, तो उन्हें लगा कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। इससे वो और रक्षात्मक हो गए और एक दूसरे के लिए उनकी नफरत और बढ़ गई। यहां से निकल, तेरी यहां कोई जरूरत नहीं, ऑर्केनाइन चिल्लाया। नहीं, तू निकल, यहां तेरी जरूरत नहीं, ऑर्क्यूपाइन ने जवाब में चीखा। ऐसे गतिरोध में दोनों के लिए अपना रिवाज शुरू करना स्वाभाविक था। यही एक अकेला तरीका था जिससे वो तय कर सकते थे कि श्रेष्ठ ऑर्किड कौन है। ऑर्केनाइन ऑर्किड ने अपने घुटने मोड़े और शरीर को तान लिया, जिससे उसकी मांसपेशियां और चर्बी तन गई। वो अपने शरीर पर थप्पड़ मारने की तैयारी में था, ताकि एक लयबद्ध धुन बनाए जो उसके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दे। इसी तरह ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने अपने शरीर को हिलाया, जिससे उसके कांटे और रीढ़ आपस में टकराकर खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करने लगे। उसका सबसे गर्वीला प्रदर्शन ही ऑर्केनाइन को यह एहसास करवाएगा कि उसने गलत ऑर्किड को चुनौती दे दी। लेकिन ठीक जब वो एक दूसरे पर दबदबा बनाने वाले थे, मैदान से तेज हौसला बढ़ाने और चीखने की आवाज आई। दोनों ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और खेल की स्थिति देखने लगे। बदकिस्मती से
कुछ मिनट पहले की उनकी छोटी सी जीत को ड्रैगनबॉर्न्स ने जल्दी ही वापस ले लिया। उन्होंने भी मॉन्ट्रीज के खिलाफ होम रन स्कोर कर लिया था। ये देखकर दोनों ऑर्किड्स का मूड खराब हो गया। उनके शरीर स्पष्ट रूप से उदास हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर चोरी छिपे देखा और महसूस किया कि कोई भी हिल नहीं रहा था। ये सही समय था कि कोई भी अपना रिवाज प्रदर्शित करके दूसरे को हरा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ एक चीज था, कोई भी इस जगह के सीक्रेट होने की बात को खतरा नहीं चाहता था। अगर वो अपनी छाती थपथपाते या कांटों को खड़खड़ाते तो आवाज जंगल में दूर तक जाती और हर कोई इस छोटे से मैदान के बारे में जान जाता। और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो अभी भी बेसबॉल को शांतिपूर्वक एंजॉय करना चाहते थे, बिना किसी के दखल के। ऑर्केनाइन ऑर्किड धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपनी मांसपेशियों को ढीला किया और साफ दिखाया कि वो पीछे हट रहा है। इसी तरह ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड के कांटे नीचे हो गए और उसके बालों में घुल मिल गए। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को घूरा, फिर पलटकर अपने अपने धातु की बाड़ वाले स्थान पर लौट गए। बाकी खेल के दौरान दोनों ऑर्किड्स चुपके से खेल का मजा लेते रहे, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बस कुछ पेड़ों की दूरी पर खड़ा था। अगर बेसबॉल को शांतिपूर्वक एंजॉय करने के लिए इतनी सी सहनशीलता की जरूरत थी, तो दोनों ऑर्किड्स इसके लिए तैयार थे। खेल खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ऑर्केनाइन ऑर्किड ने ककाओ बीन्स की बोरी को नए ऑर्किड टाउन के गेट्स पर डिलीवर किया और अपने गांव लौटकर चीफ को रिपोर्ट दी। सब ठीक रहा, मैं उम्मीद करता हूं। ऑर्क ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया। वो बोलना नहीं चाहता था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हम उन कायरों से आगे निकल रहे हैं। अब बस समय की बात है जब रीबॉर्न कंपनी हमारा साथ देगी, और जब ऐसा होगा मैं आखिरकार ऑर्क्यूपाइन चीफ से मीटिंग के लिए राजी होऊंगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि जब उसे पता चलेगा कि वो मुझसे हार गया तो उसके चेहरे का क्या हाल होगा। चीफ को रिपोर्ट करने के बाद ऑर्क अपने घर लौट गया। 2 दिन बाद चीफ ने फिर से ककाओ बीन्स डिलीवर करने के लिए उसकी सेवाएं मांगी। ऑर्किड ने बेशक इसे स्वीकार किया और जंगल की ओर निकल गया। वो परिचित धातु की बाड़ की ओर थोड़ा चक्कर लगाकर गया और वहां पहले से ही ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड को बेसबॉल खिलाड़ियों के वार्म अप्स देखते हुए पाया। दोनों ने एक दूसरे को हल्का सा सिर हिलाकर ग्रीट किया, जो मुश्किल से नजर आने लायक था। उनके बीच एक चुपके से समझौता था कि वो अपनी जनजातियों की दुश्मनी से परेशान होने की बजाय सिर्फ बेसबॉल गेम देखेंगे और मजा लेंगे। दिन बीतते गए और ऑर्किड्स अपने गुप्त बेसबॉल गेम के मजे में डूबे रहे। वो इतनी बार एक दूसरे से टकराए कि अब उन्हें एक दूसरे की कंपनी से कोई परेशानी नहीं थी। वो चुपके से बेसबॉल गेम्स का मजा लेते थे, न कि ऑर्केनाइन या ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड के तौर पर, बल्कि सिर्फ गेम के प्रशंसक के तौर पर। उन्होंने अपनी तुलना बाड़ के उस पार खड़ी भीड़ से की। वहां ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस एक दूसरे के लिए हौसला बढ़ा रहे थे, बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के। उनके मन में भी इच्छा जगी कि किसी दिन वो भी उस भीड़ का हिस्सा बने, गेम को अपनी आंखों के सामने अनुभव करें और हजारों समान विचार वाले लोगों के साथ इसका मजा लें। इससे उनमें उस तरह की संस्कृति की लालसा जागी। फिर से वही लड़की है, ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने बुदबुदाया, लेकिन इतनी जोर से कि ऑर्केनाइन भी सुन ले। वो कमाल है, शायद वो है जो आखिरकार गेम जिता सकती है, ऑर्केनाइन ने मन में सोचा, लेकिन इतनी जोर से कहा कि कोई बहरा पक्षी भी सुन लेता। जितने गेम्स उन्होंने देखे, मॉन्ट्रीज हमेशा रीबॉर्नियंस से हारते थे। सिर्फ यूनासी नाम की लड़की ही थी जो उनके सामने टिक पाती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को पूरी तरह जीत नहीं दिला पाई थी। ड्रैगनबॉर्न्स बहुत दबदबा बनाए रखते थे, खासकर शना, जो उनकी निशानेबाज पिच्चर थी। वो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को गेंद छूने का मौका दिए बिना ही स्ट्राइक आउट कर देती थी। इतना ही नहीं, उसका गहरा नीला भाई जैक भी बहुत परेशान करने वाला प्रतिद्वंद्वी था। उसकी फुर्ती उसे हमेशा प्रतिद्वंद्वी के जवाब देने से पहले बेस चुराने देती थी। उदाहरण के तौर पर, गेम शुरू होते ही दोनों ड्रैगनबॉर्न्स ने
फिर से गेम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तीसरी पारी तक वो 5 अंकों की बढ़त ले चुके थे। उन्हें जैक को इतनी आसानी से बेस स्कोर नहीं करने देना चाहिए, और के9 ने विश्लेषण किया। सहमत, उन्हें खिलाड़ियों को मैदान में और आगे ले जाना चाहिए ताकि वो आवारा गेंदों को पकड़ सकें, और क्यूपाइन ने जवाब दिया। पिछले कुछ गेम्स में दोनों ऑर्किड्स ने गेम के बारे में बहुत कुछ सीखा और इतने जानकार हो गए कि वो मॉनरीज खिलाड़ियों की गलतियों को बता सकते थे। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उनकी जगह होते तो कहीं बेहतर करते। शायद इस बार वो ड्रैगनबोर्न्स को हरा भी सकते थे। ओह छी! अपनी पसंदीदा टीम को ड्रैगनबोर्न्स के हाथों पूरी तरह पिटते देख दोनों ने अपनी निराशा जाहिर की। वो भाई बहन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी उम्मीद अभी बाकी थी। शुक्र है यूनासी अभी भी अपनी सटीक हिट्स दिखा रही थी, गेंदों को मैदान में भेज रही थी, और रिबॉर्नियंस उन्हें जमीन पर उतरने से पहले पकड़ नहीं पा रहे थे। हाँ, जाओ यूनासी। दोनों ऑर्किड्स उत्सव मनाना और जोर जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन डर था कि रिबॉर्नियंस उन्हें बाढ़ के पास झांकते हुए पकड़ लेंगे। आखिर एक गेंद उनकी जगह के बहुत करीब उतरी थी, और एक डेमी ह्यूमन ने कुछ सेकंड तक उनकी दिशा में देखा था, फिर उसे सिर्फ एक छोटा चूहा समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब स्थिति सुरक्षित हुई, दोनों ऑर्किड्स बाढ़ पर लौट आए और उत्सुक चेहरों के साथ देखने लगे, क्योंकि धीरे धीरे मॉनरीज स्कोरबोर्ड पर वापसी कर रहे थे, और आश्चर्यजनक रूप से गेम 9वीं पारी के शीर्ष पर पहुंच गया। स्कोर 7-7, बहुत करीबी। अगर मॉनरीज इस आखिरी खेल को सफलतापूर्वक बचा लेते और आखिरी रिबॉर्नियन खिलाड़ी को आउट कर देते, तो वो पारी खत्म कर सकते थे और अपनी टीम को स्कोर करने का मौका दे सकते थे, आखिरकार गेम जीतने के लिए। कम ऑन टीम, तुम कर सकते हो। दोनों ऑर्किड्स ने रिबॉर्नियंस के खिलाफ संतुलन बदलने के लिए अपने रिवाज करने की इच्छा को रोक लिया। अभी बल्लेबाजी पर जयंत था, जो कभी कभी शानदार पल दिखाता था और अभूतपूर्व बल्लेबाजी ताकत दिखाता था, लेकिन ज्यादातर समय असंगत था, जिससे कई मौके चूक जाते थे। जयंत के भाई बहनों ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की कि गेंद मारने में ज्यादा उत्साहित न हो, लेकिन लग रहा था कि वो लड़का उनकी बात मुश्किल से सुन रहा था। आखिरकार वो बल्लेबाजी की स्थिति में आया। पहली पिच पर ही उसने जोरदार स्विंग लिया और गेंद से संपर्क किया। गेंद बैट से निकलने से पहले ही तेज तर्रार जैक होम प्लेट की ओर दौड़ने लगा, ताकि मॉनरीज के खिलाफ अंक स्कोर कर सके, लेकिन बदकिस्मती से गेंद फाउल आउट हो गई। प्लीज जैक को रोक दो, वो स्कोर करने वाला है, उसे बढ़त मत लेने दो। और चमत्कारिक रूप से उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गई। खिलाड़ी मैदान में आगे बढ़े और अगली बार गेंद उनकी दिशा में आने पर पकड़ने की तैयारी कर ली। बेहद उत्साहित जैन ने फटाफट स्थिति ली और पिचर से तेज गेंद मांगी। पिचर ने अनुरोध पूरा किया और एक कर्व बॉल भेजी, जिसे जैन ने खुशी खुशी अपने बैट से हिट किया। गेंद हवा में उछली और फिर तेजी से जमीन की ओर उतरने लगी। शुक्र है कि पहले स्थिति बदलने की वजह से एक डेमी ह्यूमन सही जगह पर था। उसने अपना दस्ताना उठाया और गेंद को अपने हाथ में उतरने दिया। रेफरी ने इसे आउट गिना। मॉनरीज ने उत्सव मनाया, जबकि जैन अपने भाई बहनों से शिकायत करने लगा कि यह अनुचित है कि वो गेम में अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आखिरी और निर्णायक पारी में यह उनका जीतने का अंतिम मौका था। उन्हें बस 1 अंक चाहिए था और वो रिबॉर्नियंस को आखिरकार हरा देते। और सौभाग्य से अब यूनासी की बल्लेबाजी की बारी थी। वो बाकी खिलाड़ियों से अलग थी। उसने पहली ही गेंद पर बैट स्विंग किया, गेंद से साफ संपर्क बनाया और उसे हवा में उछाल दिया। जैसी उम्मीद थी, ये होम रन था। सबने उत्सव मनाया, यहां तक कि रिबॉर्नियंस ने भी। थोड़े अभ्यास के बाद मॉनरीज ने आखिरकार एक गेम जीत लिया। भीड़ पागल हो गई और विजेताओं के लिए कोई गाना गाने लगी। हाँ, हमने कर दिखाया। दोनों ऑर्किड्स ने भी जश्न मनाया, यहां तक कि वो भीड़ के उत्सव में शामिल हो गए। हौसला बढ़ाने के दौरान दोनों ऑर्किड्स अनजाने में अपनी लय में चीयर्स को पूरा करने की इच्छा को रोक नहीं पाए। ओनर के 9 ऑर्किड ने धुन बनाने के लिए अपनी छाती थपथपाई।
जबकि ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने लय बनाने के लिए अपने कांटों को खड़खड़ाया। इससे जो आवाज पैदा हुई उसने एक आश्चर्यजनक गूंज बनाई जो पूरे मैदान में फैल गई और तेजी से चलने वाली क्षणा का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। दोनों ऑर्किड्स को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने फटाफट वो करना बंद कर दिया जो वो कर रहे थे। ये छोटी सी चूक कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वो अपने रिवाज अलग अलग और एक दूसरे के लिए वही पुरानी दुश्मनी के साथ कर रहे होते, लेकिन उनके भाईचारे ने उनके रिवाजों को एक अजीब गूंज में मिला दिया जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि जिसने भी इसे सुना उसका पृथ्वी माना नाटकीय रूप से बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि धरती से धीरे धीरे रिसने की बजाय उनके रिवाजों ने उनकी बॉडी को विशाल चुंबक में बदल दिया जो उनके पैरों के नीचे से पृथ्वी को सोख रहा था। यह प्रभाव शायद अस्थायी होता और ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन एक तेज तर्रार ड्रैगनबोर्न थी जिसने तुरंत अपनी बॉडी पर इस गूंज का प्रभाव महसूस किया। क्षणा ने महसूस किया कि पृथ्वी माना उसकी नसों में बह रहा था, उसके कोर तक जा रहा था और उसे इतनी ताकत दे रहा था कि वो आखिरकार अगले स्तर तक पहुंच सके। उसकी बॉडी में माना कोर के नीचे अचानक एक और परत उभरी और आखिरकार क्षणा की आधिकारिक 3 स्टार रियल्म डेमी ह्यूमन यात्रा शुरू हो गई। सच तो यह है कि ड्रैगन बोन्स शुरू से ही अपनी सफलता के बहुत करीब थे। यही वजह थी कि वो पिछले कुछ दिनों से बेसबॉल खेल रहे थे। एग्जा के मुताबिक शारीरिक कलाओं में अपनी प्रैक्टिस को स्तर ऊपर करने का सबसे अच्छा तरीका था बिना किसी स्किल या ताकत के अपनी बॉडी को ट्रेंड करना। ये पूरी तरह अंतर्जनन के खिलाफ था, खासकर क्योंकि उनके जानने वाले सारे मिस्टिक आर्ट्स यूजर्स ज्यादा से ज्यादा मंत्र झपकर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करते थे। एग्जा ने बताया कि फिजिकल कला यूजर्स अपने कोर से ज्यादा अपनी बॉडी पर निर्भर करते हैं, तो अगर वो अपनी सामान्य बॉडी को अपने आसपास से ज्यादा माना सोखने के लिए प्रशिक्षित करें तो ये उनके लिए चमत्कारी होगा। उनका अनुमान था कि 1 महीने तक बेसबॉल खेलने और रोजाना अभ्यास के बाद ड्रैगन बोन्स सफल हो जाएंगे। लेकिन क्षणा को यह जानकर हैरानी हुई कि उसे सफलता 2 हफ्ते पहले ही मिल गई और ये सब जंगल से आने वाली उस अजीब आवाज की वजह से हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और धातु की बाड़ में 2 ऑर्किड्स को देखा, सही अनुमान लगाते हुए कि वो आवाजें उसी से आ रही थीं। उनकी ओर बढ़ते हुए ऑर्किड्स ने तुरंत क्षणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और माफी मांगने की कोशिश की। प्लीज हमारे दखल को माफ करें, ऑर्क्यूपाइन ने कहा। कृपया दया करें, ऑर्केनाइन ने भी माफी मांगी। लेकिन उनकी सोच के उलट क्षणा उन पर जरा भी नाराज नहीं थी, बल्कि वो इस बात से बहुत उत्साहित थी कि उसने क्या खोज लिया होगा। उसका बॉस निश्चित रूप से जानना चाहेगा कि उन ऑर्किड्स ने उसकी प्रैक्टिस को इतना बढ़ावा कैसे दिया। डोमिन साम्राज्य में जब ये सब नए ऑर्किड टाउन में हो रहा था, तब चैतन्य भट्टी बनाने में व्यस्त था। पिघली हुई धातु को तोड़कर के साथ प्रयोग कर रहा था और अपने नए माना प्रवाह को कॉपी करने के लिए माना गुणों को बदल रहा था। शुरुआत में यह मुश्किल था। आखिर दमिश्क स्टील को उसके कोर में सिर्फ एक जगह माना स्टोर करने के लिए कठोर तरीके से डिजाइन किया गया था। यह उसकी अपनी बॉडी की तरह नहीं था जो अलग अलग माना प्रवाह के लिए नई नसें और मांस विकसित कर सकती थी। इसे बदलने के लिए उसे सामग्री की रासायनिक संरचना में ही बदलाव करना पड़ा, जो सही औजारों और उपकरणों के बिना बहुत मुश्किल काम था। सौभाग्य से चैतन्य 5 सितारा रियल्म में प्रवेश कर चुका था और उसे आखिरकार चिंटू 3 के मेमोरी बैंक्स में छिपे 5 सितारा मंत्रों तक पहुंच मिल गई थी। मंत्र ने चैतन्य को ठोस मिथ्रिल अयस्क को अस्थायी रूप से एक बहुत लचीले और तरल जैसे पदार्थ में बदलने की इजाजत दी, जिसके साथ काम करना बहुत आसान था। अंधेरा, जहर, गर्मी और प्रकाश ऊर्जा का संयोजन उसके कोर से बहा और मिथ्रिल के आणविक बंधनों को तोड़ने लगा। अपने पूर्ण माना नियंत्रण के साथ चैतन्य सामग्री के अंदर सूक्ष्म ट्यूब बनाने में कामयाब रहा, जो बॉडी की नसों की तरह काम करती थीं। हालांकि ये संभव था, लेकिन चैतन्य को एक मुट्ठी भर
मिथ्रिल अयस्क को सफलतापूर्वक इसके नवीनतम संस्करण में बदलने में काफी समय लगा। चैतन्य ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अंतिम उत्पाद को हवा में उठाया। बॉस, ये पूरी तरह शानदार लग रहा है, थॉमस ने कहा। थॉमस और बाकी प्राचीन डोमिनर्स चैतन्य की हथेलियों पर नए मिथ्रिल आर्टिफैक्ट को देखकर दंग रह गए। इस आर्टिफैक्ट की जटिलता डोमिनर्स के लिए इतनी असाध्य थी कि वो इसे किसी भविष्यवादी आविष्कार से तुलना कर सकते थे। ये क्या करता है? थॉमस ने पूछा। चैतन्य खुद इसका पता लगाना चाहता था और उसने इसमें आग और पानी माना डाला। आमतौर पर ऐसे विपरीत तत्वीय माना का संयोजन धारक पर कम प्रभाव डालता था। इससे सिर्फ उनके पानी और आग मंत्र बेहतर होते थे और बाकी मंत्रों पर आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी। यह बहुत अकुशल था। यही वजह थी कि ज्यादातर रीबॉर्नियंस अपने मिथ्रिल आर्टिफैक्ट के लिए सिर्फ एक तत्व चुनते थे, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल ज्यादा विविध मंत्रों के लिए कर सकते थे। मिथ्रिल आर्टिफैक्ट का ये नया संस्करण इसे बदलने के लिए बनाया गया था। जैसे ही आग और पानी माना को मिथ्रिल में डाला गया, सबने चमकते नीले और लाल कणों को आर्टिफैक्ट की अलग अलग नसों में प्रवेश करते देखा। वो और गहराई तक घुसने लगे और मिथ्रिल अयस्क के अलग अलग क्षेत्रों में ज्यादा माना फैलाने लगे, जैसे दो क्षेत्र आपस में दौड़ रहे हों ताकि वो ज्यादा जमीन जीत सके। और जल्द ही दोनों तत्व आखिरकार आर्टिफैक्ट के कोर और केंद्र में मिल गए। डोमिनर्स ने मिथ्रिल से किसी चमकीले फ्लैश की उम्मीद में पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उन्होंने 1 साल पहले ही ये सबक सीख लिया था कि आग और पानी माना के टकराव से ठीक पहले उन्हें उस टुकड़े को सीधे नहीं देखना चाहिए। अगर वो कुछ सेकंड के लिए अस्थायी रूप से अंधे नहीं होना चाहते थे, तो बेहतर था कि वो अपना सिर दूसरी ओर कर लें। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिथ्रिल आर्टिफैक्ट से कोई चमकीला फ्लैश पैदा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने नीले और लाल चमकते कणों को एक साथ मिलते देखा, जिससे एक बैंगनी दृश्य भ्रम पैदा हो रहा था। चैतन्य ने अपने हाथों में नए मिथ्रिल आर्टिफैक्ट को जांचा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और बास्केटबॉल के आकार का एक फायरबॉल बनाया, जो तेजी से भड़ककर एक विशाल लौ में बदल गया। यह कथित तौर पर एक बुनियादी एक सितारा जादू था, जिसका नाम था। इससे उसकी उंगलियों पर सिर्फ एक छोटी सी लौ बननी चाहिए थी, लेकिन इसकी ताकत चमड़े के कवच को पिघलाने के लिए काफी थी। शुरू से ही साफ था कि उसके हाथ में मौजूद मिथ्रिल आर्टिफैक्ट उसकी जादू की ताकत को गंभीर रूप से बढ़ा रहा था। जैसे ही उसने जादू किया, आर्टिफैक्ट से अचानक चमकीली लाल रोशनी चमकने लगी। यह संकेत था कि ये आग तत्व के जादू को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जब चैतन्य ने जादू करना बंद किया, तो उसके हाथों की लौ गायब हो गई और मिथ्रिल आर्टिफैक्ट ने चमकना बंद कर दिया। फिर भी इसके अंदर नीले और लाल चमकते कण अभी भी मौजूद थे। अब ये बढ़ावा देने वाला प्रभाव एक सामान्य मिथ्रिल आर्टिफैक्ट के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आखिर इसके कोर में आग और पानी दोनों का माना था, यानी ये सिर्फ आग और पानी के जादू को ही बढ़ा सकता था। लेकिन मिथ्रिल का ये नया संस्करण अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट सकता था और सिर्फ जरूरी तत्व को ही इस्तेमाल कर सकता था। चैतन्य ने इसे जादू के साथ आजमाया और पाया कि ये उसकी उम्मीदों से कहीं बड़ा था। इतना बड़ा कि पास की भट्टी लगभग बुझ ही गई। कमाल है बॉस, थॉमस खुशी से बोला। इस खोज के उपयोग अनंत हैं, चैतन्य ने बताया। बॉस, चैतन्य, आपको हमें सिखाना होगा कि यह कैसे होता है, ताकि हम भी इसे बना सकें, थॉमस ने उत्साह से पूछा। दुर्भाग्य से चैतन्य सिर्फ 5 सितारा जादू के जरिए ही मिथ्रिल की संरचना को बदल पाया था। हालांकि प्राचीन डोमिनर्स प्रतिभाशाली थे और तेजी से प्रगति कर रहे थे, फिर भी वो 5 सितारा रियल्म तक पहुंचने से मीलों दूर थे। माफ करें थॉमस, लेकिन लगता है मैं ही अभी अकेला हूं जो ये कर सकता है, चैतन्य ने थोड़े अफसोस के साथ थॉमस को समझाया, क्योंकि इसे बनाने में डोमिनर्स की जान को खतरा हो सकता था, या फिर चैतन्य डोमिनर्स की जान को जोखिम में डालने का खतरा नहीं ले सकता था। यह सुनकर थॉमस निराश हो गया, लेकिन थॉमस ने चैतन्य को भविष्य में और मेहनत करने के लिए प्रेरित करके उनका मूड हल्का किया। चैतन्य भी उस अंतिम दिन का इंतजार कर रहा था। आखिर
वो अकेला नहीं रहना चाहता था जो मिथ्रिल का ये नया और बेहतर संस्करण बना सके। एक छोटे से टुकड़े को बनाने में उसे ढेर सारा समय लगा था। उसने सोचा कि अगर उसे अपने और ड्रैगनबोर्न भाई बहनों के लिए पूरा कवच बनाना हो तो इसमें और भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। जैसे ही वो और मिथ्रिल आर्टिफैक्ट्स को हथौड़े से ठोकने वाला था, उसने अचानक टाइशन को अपनी छाया से कूदते और अपने कंधों पर उतरते देखा। मास्टर, बहन शना आपसे बात करना चाहती है, टाइशन ने बताया। शना, सोच रहा हूं वो क्या चाहती है, चैतन्य ने पूछा। आप खुद पता कर लीजिए, टाइशन ने अपनी प्यारी आंखें चमकाते हुए कहा। टाइशन की आंखों की चमक देखकर चैतन्य समझ गया कि शना से कुछ अच्छा सुनने को मिलने वाला है, वरना टाइशन उसे बुलाने यहां नहीं आता। इसीलिए चैतन्य ने प्राचीन डोमिनर्स को अलविदा कहा और छायाओं में उतर गया। वो तुरंत नए ऑर्किड टाउन में पहुंचा और शना को देखा, जो 2 ऑर्किड्स को जांच रही थी, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। क्या हो रहा है, चैतन्य ने पूछा। शना ने चैतन्य का अभिवादन किया और बोली, मेरे ध्यान में आया है कि ये लोग चुपके से झाड़ियों में बेसबॉल गेम्स देख रहे थे। चैतन्य ने दोनों ऑर्किड्स को देखा और हैरान हुआ कि वो 2 प्रतिद्वंद्वी जनजातियों, एक ऑर्केनाइन और एक ऑर्क्यूपाइन से थे। उसने उनके चेहरों को पहचान लिया। वो वही थे जो नए ऑर्किड टाउन के गेट्स तक ककाओ बीन्स डिलीवर करते थे। लेकिन सबसे अजीब बात उसने देखी कि ऑर्किड्स ने न तो एक दूसरे पर चिल्लाने की कोशिश की और न ही कोई लड़ाई की। और अगर वो सही देख रहा था तो लगता था कि दोनों में जरा भी दुश्मनी नहीं थी। आमतौर पर अब तक वो एक दूसरे को गंदी नजरें तो दे ही चुके होते, लेकिन न तो कोई घूरना था और न ही कोई तिरस्कार। समझाओगे? चैतन्य जब समझ नहीं पाया तो उसने सीधे शना से पूछा। शना मुंह खोलने वाली थी, तभी दोनों ऑर्किड्स चैतन्य के सामने घुटनों पर बैठ गए और माफी मांगने लगे। प्लीज हमें माफ करें, ओह दयालु ह्यूमन, हम सिर्फ बेसबॉल गेम का मजा लेने की कोशिश कर रहे थे। ऑर्क्यूपाइन ने माफी मांगते हुए कहा, यह सच है, हमारा नए ऑर्किड टाउन के खिलाफ कोई बुरा इरादा नहीं था, हम बस गेम देखना चाहते थे। ऑर्केनाइन ने भी तुरंत माफी मांगते हुए कहा। दोनों ऑर्किड्स ने सारी जानकारी उगल दी कि कैसे वो बेसबॉल मैदान तक पहुंचे और कैसे उन्हें बेसबॉल गेम से प्यार हो गया, और अब वो आपस में प्यार से रहना चाहते हैं, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहते। चैतन्य के लिए साफ था कि ऑर्किड्स गेम के लिए पूरी तरह जुनूनी थे, जैसा कि रिबॉर्नियंस थे जब उसने पहली बार गेम शुरू किया था। अगर ऐसा है तो बेसबॉल देखने में कोई समस्या नहीं है। दोनों को उनकी घुटनों वाली स्थिति से उठाते हुए चैतन्य ने बेफिक्री से कहा। दोनों ऑर्किड्स इतने में ही खुश हो गए थे, लेकिन चैतन्य का कुछ और ही प्लान था। चैतन्य ने रहस्य बनाए बिना मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार तुम सीधे मैदान पर आ सकते हो, हम तुम्हें दर्शक दीर्घा में सीट दे सकते हैं, या फिर उनके साथ गेम खेलने का मौका भी दे सकते हैं। ये सुनते ही दोनों ऑर्किड्स ने चैतन्य की ओर कृतज्ञता से देखा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कुछ और नहीं बल्कि रिबॉर्नियंस और मॉनरीज के साथ बेसबॉल खेलना चाहते थे। लॉर्ड चैतन्य, एक और बात है। शना चैतन्य के पास आई और फुसफुसाते हुए अपने अजीब गूंज अनुभव के बारे में बताया। चैतन्य की आंखों में आग की चमक जागी। उसकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। अगर शना की बात सच थी तो यह और भी कारण था कि चैतन्य दोनों जनजातियों के बीच गृह युद्ध को रोककर उन्हें एक एकजुट समूह में जोड़े। ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन्स के बीच अप्रत्याशित गूंज शायद उनकी सच्ची संभावनाओं की एक झलक थी। जरूर कोई कारण रहा होगा कि ये दोनों जनजातियां प्राचीन काल में एक ही समूह का हिस्सा थीं और साथ रह पाई थीं। क्या तुम इसे दोहरा सकते हो? चैतन्य ने ऑर्किड्स से पूछा, लेकिन लगता था कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि चैतन्य किस बारे में बात कर रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके ओवरलैपिंग रिवाजों का कोई प्रभाव होगा या नहीं। वो सालों से एक दूसरे पर चिल्लाते और लड़ते रहे थे, फिर भी इसका सिर्फ एक प्रभाव था, एक बहुत खतरनाक आवाज जो पूरे जंगल में गूंजती थी। यह निश्चित रूप से वो प्रभाव नहीं था जिसका जिक्र शना कर रही थी। फिर भी ऑर्किड्स ने चैतन्य के निर्देशों का पालन किया और अपने रिवाज शुरू किए।
ऑर्केनाइन ऑर्किड ने अपनी बाइसेप्स को थपथपाया, जबकि ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने अपने कांटों को फैलाया। परिणाम स्वरूप आवाज एक बहुत सामंजस्यपूर्ण लय थी, जिसके परिणाम में चिंटू 3 से एक अप्रत्याशित नोटिफिकेशन आया। आपकी पृथ्वी माना कल्टिनेशन की स्पीड 100% बढ़ गई है। रुको जरा। ऑर्केनाइन ऑर्किड ने अपनी बाइसेप्स को थपथपाया, जबकि ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने अपने कांटों को फैलाया। परिणाम स्वरूप ध्वनि एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण लय थी, जिसके परिणाम में चिंटू 3 से एक अप्रत्याशित अधिसूचना आई। चैतन्य ने अधिसूचना को जांचा और उत्साह से झूम उठा। चैतन्य पक्का यकीन हो गया कि दोनों प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि वो अपने लड़ाई सुलझाए और एक झंडे के नीचे एकजुट होकर काम करें। अगर वो अपने रिवाज जारी रखते और एक दूसरे पर कंपटीशन करने के तरीके से चिल्लाते रहते, तो नतीजा सिर्फ एक बहुत भयानक आवाज होता, जो 1 किलोमीटर के दायरे में किसी की भी नींद हराम कर देता। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ सहयोग करे और दुश्मनी की बजाय भाइयों की तरह व्यवहार करे, तो वो अपनी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत बन सकते थे। आखिर माना कि खपत में वृद्धि सीधे उनकी व्यक्तिगत और समग्र ताकत को प्रभावित करती थी। अभी दोनों ऑर्किड्स के बीच गूंज की वजह से पृथ्वी माना में वृद्धि हुई थी। चैतन्य ने अनुमान लगाया कि इसका कारण उनकी प्रजाति में स्वाभाविक रूप से मौजूद ये गुण था, और शायद ये उस पृथ्वी गोडेस के प्रति उनकी गहरी भक्ति की वजह से था, जिसकी वो पूजा करते थे। अब ये ऑर्किड्स और रीबॉर्नियंस दोनों के लिए पहले से ही ज्यादा बढ़ावा देने वाले थे, लेकिन अगर वो चैतन्य के साथ जुड़कर नेशन का हिस्सा बन जाते, तो उन्हें अपनी वंशावली विकसित करने और तत्वों पर अपनी महारत बढ़ाने का मौका मिलता और वो हर तरह से मास्टर बन जाते। चैतन्य ने अनुमान लगाया कि इससे ऑर्किड्स की गूंज न सिर्फ पृथ्वी माना की, बल्कि सभी एलिमेंट की कल्टिनेशन की दर को बढ़ा देगी। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान था, एक आशावादी अनुमान अगर आप कहें तो, लेकिन फिर भी ये चैतन्य के लिए दोनों जनजातियों को एकजुट करने की अपनी योजनाओं में और आक्रामक होने के लिए काफी प्रेरणा थी। क्या तुम लोग अपनी दोस्ती का नतीजा नहीं देख रहे? चैतन्य ने दोनों ऑर्किड्स से पूछा। जब चैतन्य ने इस ओर ध्यान खींचा, तो दोनों ने थोड़ा अजीब रिएक्शन दिया, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया। बेसबॉल में उनकी आपसी रुचि की वजह से ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके दुश्मनी ऑर्किड्स के बारे में सारी कहानियां और अफवाहें उनके माता पिता, दोस्तों और यहां तक कि उनके चीफ द्वारा बोले गए झूठ से ज्यादा कुछ नहीं थी। ऑर्केनाइन्स सिर्फ बेवकूफ और क्रूर नहीं थे, जो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानते थे। वो काफी चतुर और विचारशील भी हो सकते थे। इसका सबूत ये था कि ऑर्केनाइन ऑर्किड ने सिर्फ अवलोकन से बेसबॉल के नियम जल्दी सीख लिए थे, यहां तक कि वो गेम जीतने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां और दांव भी समझ लेता था। इसके उलट ऑर्क्यूपाइन्स वो बुद्धिहीन कायर नहीं थे, जैसा उन्हें बताया गया था। कहा जाता था कि वो ऐसे ऑर्किड्स थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बचाव के लिए अपने दोस्तों को भी छोड़ देते थे। लेकिन इस ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने ये बात गलत साबित कर दी। जब क्षणा ने उन्हें पकड़ा, तो ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने का मौका लिया, ताकि उसका नया दोस्त अनदेखा रह जाए। कोई कायर ऐसा नहीं कर सकता था। इससे साफ था कि ऑर्क्यूपाइन्स और केनाइन्स जितने ही बहादुर थे। मैं तुम्हारी जनजाति के बारे में गलत था, ऑर्केनाइन ने स्वीकार किया। मुझे भी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। मैं तुम और तुम्हारी तरह के लोगों के खिलाफ पक्षपाती था, लेकिन साफ है कि हमारे बीच जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा समानताएं हैं। ऑर्क्यूपाइन ने ऑर्केनाइन की ओर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया, जो गोल्डन रोड के पतन के बाद दोनों जनजातियों के बीच पहली सच्ची सुलह का लोगो था। तुम्हारी जनजातियां पहली जगह में क्यों लड़ रही हैं? चैतन्य ने पूछा। जब से मैं पैदा हुआ, मुझे ऑर्क्यूपाइन्स से नफरत करना सिखाया गया। मेरा चीफ दूसरे कबीले को स्पष्ट रूप से नापसंद करता है, और हमने उसके शब्दों को
बिना सवाल किए मान लिया। ऑर्क्यूपाइन ने जवाब दिया, मेरी परवरिश भी ऐसी ही थी। मेरे मुखिया ने कहा कि ऑर्केनाइंस का पवित्र मैदानों का रिवाज पूजा से कम नहीं है। उसने कहा कि ये हमारे हाथों में बेहतर होगा। ऑर्केनाइन ने जवाब दिया। चैतन्य ने ऑर्केनाइन ऑर्किड के पास ककाओ बीन्स की बोरी देखी। उनके मुताबिक ये उनका पवित्र फल था जो उनके पवित्र मैदानों से आया था। उसने इसे एक तथ्य की तरह स्वीकार किया था, लेकिन कभी सवाल नहीं किया कि ऐसा क्यों था। उन्हें एक दूसरे से नफरत करना क्यों सिखाया जा रहा था? ककाओ बीन्स तुम्हारे लिए इतने खास क्यों हैं? चैतन्य ने पूछा। यह सवाल चैतन्य के दिमाग के पीछे लंबे समय से घूम रहा था, क्योंकि चैतन्य जानना चाहता था कि इन लोगों के मुताबिक ककाओ बीन्स में ऐसा क्या खास है कि ये लोग ककाओ बीन्स को इतने संभाल कर रखते हैं। चैतन्य के सवाल का जवाब देने के लिए दोनों ऑर्किड्स ने अपनी बोरी से एक एक ककाओ बीन निकाला और अपने दांतों के खिलाफ रखा। जैसे ही उन्होंने अपने दाढ़ों से इसे तोड़ा तो उनके चेहरे घृणा से विकृत हो गए, क्योंकि बीज की कड़वाहट उनके मुंह में फैल गई। लेकिन उनके भौहें सिकुड़ने, होंठ सिकुड़ने और आंखें सिकुड़ने के बावजूद ऑर्किड्स ने जबरदस्ती ककाओ बीन्स निगल लिए और उन्हें एक बार में गले से नीचे उतार लिया। चैतन्य उनकी प्रतिक्रिया देखकर थोड़ा हैरान था। कुछ ऐसा जो वो इतने सम्मान और श्रद्धा के साथ बिहेव करते थे, उसे वो सालों से खाने के बाद भी कड़वे स्वाद को पसंद करते होंगे, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन उनके चेहरों से साफ था कि वो अभी भी ककाओ बीन्स खाने से नफरत करते थे। ककाओ बीन्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे सवाल उठा कि वो इस कड़वे स्वाद को क्यों सहन कर रहे थे, और यहां तक कि गोडेस को इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए रिवाज निभा रहे थे। जवाब कुछ सेकंड बाद चैतन्य की आंखों के सामने जो हुआ, उसे देखकर चैतन्य भी हैरान हो गया। ऑर्केनाइन की बॉडी से एक दृश्यमान लाल आभा फूटी, जिसने क्षणा को चौंका दिया। वो जल्दी से चैतन्य के सामने आ गई, अपने धनुष को कसकर पकड़ते हुए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था कि वो चैतन्य की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मिली सेकेंड बाद ऑर्क्यूपाइन की बॉडी से भी नीली आभा निकलने लगी, जिसने उसकी समग्र ताकत को कम से कम 2 गुने बेस स्तर तक बढ़ा दिया। क्षणा ने ऑर्किड्स को घूरते हुए जांचा, उन्हें अस्थायी रूप से शत्रुतापूर्ण मानते हुए। जब चैतन्य ने धीरे से उसके कंधों पर अपना हाथ रखा, तब जाकर वो शांत हुई। चैतन्य जानता था कि यह कोई हमला नहीं था, यह सिर्फ ककाओ बीन्स के उनकी बॉडी पर प्रभावों का प्रदर्शन था जो उन्हें इतना शक्तिशाली बना रहा था। ऑर्केनाइन ऑर्किड कुछ इंच लंबा हो गया और उसका मांसपेशी द्रव्यमान भी कुछ सेकंड में बढ़कर काफी बड़ा हो गया। उसके बढ़े हुए आकार ने उसे और भी ज्यादा डरावना बना दिया, खासकर इस वृद्धि के साथ आई ताकत की कथित वृद्धि के साथ। कि आखिर इतनी